चलिए एपिसोड 13 शुरू करते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने सेक्शन 162 शुरू किया था, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से ले लेते हैं और फिर उसके जो बाकी प्रोविज़न बचे हैं उनको आज हम इस एपिसोड में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि 162 क्या कहता है। जो बेसिक बात 162 कहता है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज रिस्ट्रिक्शन किस पे लगा रहा है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन। Statement made to the police officer in the course of investigation। ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। आज के एपिसोड में आपको पता भी चल जाएगा। तो पहली चीज़, स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो भी पुलिस ऑफिसर को कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट दी जाती है उसको लेके 162 कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बार लगाता है। क्या बार लगाता है? पहला बार ये लगाता है कि अगर वो स्टेटमेंट रिड्यूस इनटू राइटिंग हो जाए तो उस पे साइन नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी साइंड। जो विटनेस है जिसकी वो स्टेटमेंट है पुलिस को दी गई है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दी गई है, उस स्टेटमेंट पर उस विटनेस के साइन नहीं लिए जाएंगे, ठीक है जी, पहली रिस्ट्रिक्शन। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है? कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दी गई इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस स्टेटमेंट का कोई भी यूज फॉर एनी पर्पस इन इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं होगा। जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में वो स्टेटमेंट ली गई है, उस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल में उस स्टेटमेंट का किसी भी तरीके से फॉर एनी पर्पस कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये दो रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 162 लगाता है, ठीक है भैया। ये क्यों लगाता है? अब थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं। पहली बात, वो रिड्यूस इनटू राइटिंग ना हो, सॉरी रिड्यूस इनटू राइटिंग हो जाए तो साइन ना हो। और दूसरी, कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस को दी गई है, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दी गई है, उसका इस्तेमाल इंक्वायरी और ट्रायल में नहीं होगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल। पहली बात सोचिए, रिड्यूस इनटू राइटिंग और सिग्नेचर वाली बात देखते हैं। मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं, ये विटनेस हैं, पुलिस ने इनको बुलाया, इनसे बयान लिए, और जो बयान इसने दिया पुलिस ने उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लिया। ये इसके बयान है। पुलिस ने जबरदस्ती बयान लिया है, कॉम्पेल करके, डरा के, धमका के, बहका के, कुछ भी करके पुलिस ने ए से बयान ले लिए जो कि विच आर नॉट ट्रू। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिचुएशन, ठीक है, और उस ट्रू नहीं है। और क्या किया पुलिस ने? आखिरी में साइन ले लिया यहां पर ए का, ठीक है, ए का साइन भी ले लिया। अब जब ए का साइन लिया और आगे चल के इसी ए को प्रोसिक्यूशन ने अपना विटनेस बनाया, प्रोसिक्यूशन विटनेस, और कोर्ट में पेश कर दिया। अब ये जनाब कोर्ट में आ गए हैं, ये अदालत अपनी, ठीक है जी, इसके अंदर ही आ गए। अब ए को दिक्कत क्या है? ए को दिक्कत ये कि जो पहले इसने स्टेटमेंट दी थी जिस पे इसके साइन है, वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दैट इज अनट्रू। वो पुलिस ने जबरदस्ती ले रखी है इससे। अब ये सच बोलना चाहता है, यू वांट टू टेल द ट्रूथ टू द कोर्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको एप्रीहेंशन ये है, यार पिछली स्टेटमेंट पे तो मेरे साइन है, अब मैं कैसे अपनी स्टेटमेंट से पलटूं? तो इस एप्रीहेंशन और इस एंजाइटी से बचाने के लिए 162 ने ये बोल ही दिया कि भैया साइन नहीं होंगे उस पर, ताकि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में आके कोई दूसरी स्टेटमेंट देना चाहे जो कि अलग है उसकी पहली स्टेटमेंट से जो पुलिस को उसने दी है, तो वो फ्रीली वो स्टेटमेंट दे सके। वो सच है झूठ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन एक फ्रीडम उसके पास होनी चाहिए कि वो कोर्ट को सच बोले, वो बोले जो उसे ठीक लगता है, वही बात ना बोले जो उसने पहले पुलिस को बोली है। अगर वो पहली वाली बात सच है तो ऑब्वियसली दूसरी वाली बात भी सच होनी चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे जब पुलिस कंपेल करके बयान ले ले तो 162 बचाव में आता है कि भैया साइन नहीं होंगे। एक तो क्योंकि साइन के बाद व्यक्ति अपने आप को ऑब्लिगेशन महसूस करता है, तो ही मे नॉट टेल द ट्रूथ टू द कोर्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब हम देखते हैं कि यार पुलिस, नॉट ऑल पुलिस ऑफिसर्स, लेकिन पुलिस कई बार क्या करती है, पुलिस जोर जबरदस्ती से बयान ले लेती है, कॉम्पेल करके ले लेती है, टॉर्चर करके ले लेती है। अब मान लीजिए अगेन ये मिस्टर ए हैं, पुलिस ने इनको खूब पीटा और उनसे एक बयान ले लिया। अगर ये बयान हम कोर्ट में यूज करने के लिए अलाउ कर दें
तो क्या होगा, पुलिस किसी को भी पकड़ेगी, उससे कुछ ही बयान लिखवाएगी और वो कोर्ट में यूज करने के लिए लगा देगी। तो इस अब्यूज ऑफ पावर को रोकने के लिए हमने कहा कि भाई कोई भी स्टेटमेंट जो तुम पुलिस को देते हो, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में देते हो, वो स्टेटमेंट तुम उस इंक्वायरी, उस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज दैट स्टेटमेंट, दिस बार हैज बीन पुट बाय सेक्शन 162। लेकिन हमेशा की तरह कुछ एक्सेप्शन तो देनी पड़ेंगी। तो फिर आता है प्रोविजो, सेक्शन 162(1) का प्रोविजो आता है पिक्चर में, और वो कहता है कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड that according to section 162 any statement made to the police officer in the course of investigation cannot be used for any purpose in the inquiry or trial of the offense under investigation. We appreciate that fact. हम समझ गए भाई क्यों ऐसा किया गया, बिल्कुल मान गए आपकी बात। लेकिन एक प्रोविजो दे दिया, उस प्रोविजो में एक्सेप्शन दे दिया सीआरपीसी ने ही, और प्रोविजो क्या दिया कि हाँ भाई एक सिचुएशन में उस स्टेटमेंट का उपयोग हो सकता है जो स्टेटमेंट पुलिस को दी थी। वो कौन सी सिचुएशन और उसकी क्या क्या कंडीशन है, फिर हमने वो देखा। उसकी सिचुएशन और कंडीशन ये है, पहली बात, फर्स्ट थिंग, कि जो स्टेटमेंट है वो राइटिंग में होनी चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट राइटिंग में नहीं है तो ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा और वो स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं होगी। तो पहली क्या बात हुई कि वो राइटिंग में होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस विटनेस की वो स्टेटमेंट है वो एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस कोर्ट में आया हो। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि विटनेस 3 तरीके के होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन बुलाए, जो डिफेंस बुलाए और जो कोर्ट बुलाए। ठीक है, तो वो जो विटनेस है, जो मिस्टर ए हैं, जिनकी स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उस इंक्वायरी में, वो एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस कोर्ट में आए हैं। ठीक है जी, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, द स्टेटमेंट इज ड्यूली प्रूव्ड। ये प्रूव हो चुका है कि हाँ ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी। ठीक है, अगर ये 3 सिचुएशन प्रूव हो जाते हैं तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। किस चीज के लिए हो सकता है, पहले देखते हैं वो, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है वो हम डिटेल में पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। और कौन कर सकता है, अक्यूज्ड, दैट इज द डिफेंस, और प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां पर इसका राइट है, अक्यूज का राइट है, लेकिन प्रोसिक्यूशन का राइट नहीं है। प्रोसिक्यूशन को अपनी परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ेगी। और किन परिस्थितियों में कोर्ट प्रोसिक्यूशन को परमिट कर सकता है, जब उसका विटनेस हॉस्टाइल हो जाए। हॉस्टाइल मतलब उसका विटनेस पहले कोई स्टेटमेंट दे रहा था, अब कोई दूसरी दे रहा है, और कोर्ट को लगता है कि हाँ ये गड़बड़ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन को कोर्ट अलाउ कर देगा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उस पिछली स्टेटमेंट का इस्तेमाल। ठीक है जी, उसके बाद हमने देखा सेक्शन 162(2), 162 का 162(2) का सबसेक्शन 2 कहता है कि सेक्शन 162 का जो बार है वो नहीं अप्लाई होता किस पर, 32(1) और सेक्शन 27। और ये दोनों किसके, इंडियन एविडेंस एक्ट के। 32(1) तो हो गया आपका डाइंग डिक्लेरेशन, और ये हो गया आपका डिस्कवरी स्टेटमेंट या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट जो पुलिस को दी है और वो डाइंग डिक्लेरेशन की फॉर्म में है तो सेक्शन 162 का बार नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि डाइंग डिक्लेरेशन का इस्तेमाल हम उस इंक्वायरी या ट्रायल में कर सकते हैं। सेम अप्लाइज टू दिस, अगर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है या डिस्कवरी स्टेटमेंट है तो सेक्शन 162 का जो बार है कि भैया पुलिस को दी गई स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं होगी, वो बार फेल हो जाएगा और ये इस्तेमाल की जा सकती है। आई होप दिस बेसिक आइडिया इज क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं कुछ, अब हम केस प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत है। देखिए, जब मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट, मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूं सेक्शन 162 में, स्टेटमेंट मेड टू पीओ इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये 3 चीज बोल रहा हूं बार बार और यही इंपॉर्टेंट है। तो क्या स्टेटमेंट साइंस भी होंगे? भाई स्टेटमेंट रिटन स्टेटमेंट हो सकती है, स्टेटमेंट ओरल स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन विल इट ऑल्सो इंक्लूड जेस्चर्स और साइन? द आंसर इज यस। ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू में ही ले लीजिए। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है, बेसिक सी बात है कि जेस्चर और साइन भी स्टेटमेंट माने जाएंगे।
ठीक है, अब पहली प्रॉब्लम देखते हैं। हुआ क्या कि एक मिस्टर ए हैं, इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की कि मिस्टर बी उन्हें ब्राइब करना चाहते हैं। तो पुलिस ने ए के साथ मिलके एक प्लान बनाया, एक ट्रैप बनाया कि आप बी को बुलाइए अपने घर पे, और उसकी जो स्टेटमेंट है जिसमें वो ब्राइब ऑफर कर रहा है, आई एम सॉरी अगर मैंने ये बोल दिया हो कि ये ब्राइब मांग रहा है, ब्राइब मांग नहीं रहा है, ये ब्राइब ऑफर कर रहा है। ये अधिकारी है, ये इसको ब्राइब ऑफर कर रहा है कि भाई तू पैसे लेके काम कर दे। तो जो इसको घर पे बुलाइए, ये ब्राइब जब ऑफर करे उसका टेप रिकॉर्ड कर लेंगे और हमारे पास एक एविडेंस हो जाएगा। तो हुआ क्या, ट्रैप बिछाया गया। ये साहब का घर है और मान लीजिए यहां पे ये ड्राइंग रूम है और यहां पे एक दूसरा कमरा है। यहां पर ए बैठा है और बी बैठे हैं, बी आ चुका है इसके घर पे, और यहां पे पुलिस ऑफिसर बैठा है। बी को नहीं पता है कि पुलिस ऑफिसर यहीं पर है, और ए क्या करता है, उसकी टेप रिकॉर्डिंग कर लेता है। जो वो ब्राइब मांग रहा है उसकी टेप रिकॉर्डिंग कर लेता है पुलिस ऑफिसर साइड वाले कमरे में, और बाद में ये टेप रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी जाती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि प्रोसिक्यूशन इस टेप रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करना चाहता है ट्रायल में। इस टेप रिकॉर्डिंग से ये प्रूव करना चाहता है कि देखिए साहब, बी ने ऑफेंस किया है, बी ने ए को ब्राइब ऑफर की। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो नए प्रोविजंस हैं और जो पुराने प्रोविजंस आईपीसी में आते हैं, जो कि अब रिपील हो चुके हैं, सेक्शन 161 से 165A तक था शायद, नॉट वेरी रिलेवेंट, मतलब मैं वैसे आपको बता रहा हूं, ये अब रिपील हो चुका है। करप्शन से रिलेटेड सेक्शन थे। अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब ऑफर करते हैं तो इन सेक्शंस में आपके अगेंस्ट कार्रवाई होती थी, और अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बना दिया गया है, तो ये सारे सेक्शन रिपील हो गए हैं। ठीक है, अब ये मामला था। तो प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि जनाब ये जो टेप रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है ना, ये मैं यूज करना चाहता हूं ये प्रूव करने के लिए कि देखिए बी ने ए को ब्राइब ऑफर किया है और उसने ऑफेंस किया है, किसी को रिश्वत देना ऑफेंस है। तो जो बी का वकील था, डिफेंस काउंसिल, उसने कहा साहब नहीं 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 नहीं, आप इस स्टेटमेंट को, ये जो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, इसको आप यूज ही नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा भाई क्यों नहीं यूज कर सकते, क्यों 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 आपत्ति दर्ज कर रहे हो आप? तो उसने कहा साहब इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि 162 का बार आ जाता है। 162 का बार कैसे आता है? वो ये कहता है क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये पुलिस ऑफिसर को दी है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दी है। अब हमें देखना है कि ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं या नहीं होती। वेरी गुड। अब देखिए, सबसे पहली बात, क्या ये कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है? इसका आंसर है जी है। कैसे है? क्योंकि ए ने कंप्लेंट की किसको? पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट की, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो चुकी है। द फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज बिगन। ओके, एक्सेप्टेड, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, पहली रिक्वायरमेंट पूरी। क्या ये स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है भाई। भाई आपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, बोल तो वही रहा है ना, स्टेटमेंट तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। अब सवाल उठता है कि क्या ये पीओ को दी गई स्टेटमेंट है? यहां पर सारा खेल है। अब देखिए, पहली बात, पीओ इस कमरे में बैठा है, पीओ यहां पर नहीं है, तो बी को नहीं पता कि पीओ यहां पर है। तो इसका मतलब बी ने जो स्टेटमेंट दी है ए को कि भाई ब्राइब ले ले, वो उसने पीओ को नहीं दी है, बिकॉज ही तो डजंट इवन नो कि पीओ इज सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम। आई होप इट इज क्लियर। जो स्टेटमेंट है वो ए को दी है। अब दूसरा सवाल बनता है कि भाई ए ने जो रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग उसने पुलिस ऑफिसर को पकड़ा दी कि देखो जी बी की स्टेटमेंट इसमें है। यहां पर भी वही सवाल बनता है कि भाई रिकॉर्डिंग तो पकड़ा दी, पर क्या ए बी ने जो रिकॉर्डिंग में बात कही है वो पीओ को कही है? आंसर इज नो, वो तो ए को कही है। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया ये सब नहीं चलेगा। जो टेप रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है वो क्योंकि पुलिस ऑफिसर को नहीं दी है, इसलिए वो 162 के बार में नहीं आएगी। 162 का बार कहता है कि स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट किसी और आदमी को दी है तो 162 का बार नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी को थोड़ा सा फैक्ट ट्विस्ट करते हैं। मान लीजिए
ये रूम है, यहां पर ए भी है, बी भी है और पुलिस ऑफिसर भी है। बी को भी पता है पुलिस ऑफिसर है और पुलिस ऑफिसर के सामने ही उसे लगता है कि यार पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो ए को ब्राइब ऑफर करता है। तो देन दिस स्टेटमेंट, because it is made in the presence of police officer, it can be considered as a statement made to the PO। और मान लीजिए यहीं पर ये रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा है, ए रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, अगेन दैट रिकॉर्डिंग विल बी ट्रीटेड एज स्टेटमेंट मेड टू द PO और उस पर 162 का बार आ जाएगा। क्योंकि इस वाले मामले में उसको ना तो ये पता कि पुलिस ऑफिसर वहां पर है, ना उसे ये पता कि टेप रिकॉर्डिंग हो रही है। और टेप रिकॉर्डिंग क्योंकि स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर नहीं है, टेप रिकॉर्डिंग जो थी वो स्टेटमेंट मेड टू ए थी, वो स्टेटमेंट ए को दी है, पुलिस ऑफिसर को नहीं दी गई। तो कोर्ट ने कहा कि भैया जो 162 का जो बार है वो इस मामले में अप्लाई नहीं होगा, और 162 का बार अप्लाई नहीं होगा, इसलिए जो टेप रिकॉर्डिंग है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर 162 का बार अप्लाई हो जाता तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आई होप दिस इज क्लियर। आप ये साइटेशन नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसके मैंने फैक्ट्स आपसे डिस्कस किए हैं। दिस इज R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नाइनटीन 1972 सुप्रीम कोर्ट, 1972 में जजमेंट आई थी। साइटेशन जो इसकी है वो है AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157। ये जो 1972 है दिस इज द ईयर ऑफ जजमेंट, और ये 1973 साइटेशन का साल होता है कि AIR में कब उसे पब्लिश किया गया। तो 1973 का जो AIR था उसमें उसको पब्लिश किया गया था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज द ईयर ऑफ साइटेशन एंड दिस इज द ईयर ऑफ द जजमेंट। और जब एग्जाम में अगर आप लिखते हैं व्हेन यू आर राइटिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करके जा रहा हूं कि कम से कम आप 100 जजमेंट तो आपको पता होनी चाहिए पूरे सिलेबस की। पूरे जुडिशियल सर्विसेज के जो 3 पेपर हैं उसमें आपको कम से कम 100 जजमेंट तो याद होनी चाहिए नाम के हिसाब से, जो आप कोट कर सकें। मतलब हालांकि काफी लोगों का ये कहना है, जुडिशरी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का भी और टीचर्स का भी, कि जजमेंट्स का इतना रोल नहीं है, लेकिन आई एम ऑफ द व्यू कि अगर आपको 1 नंबर का भी एज मिल रहा है तो आपको वो एज लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिशन। तो कोशिश कीजिए 100 जजमेंट हो जाए, 50 भी हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हम पेपर में जजमेंट लिखेंगे तो हमें क्या लिखना है। देखिए ये पूरी साइटेशन ना, ये याद रखनी मुझे लगता है थोड़ी सी फिजिबल कम होगी, तो आप सिर्फ ये ईयर ऑफ जजमेंट याद कर लीजिएगा। लेकिन जब आप सिर्फ ईयर ऑफ जजमेंट लिखते हैं तो आपको ईयर ऑफ जजमेंट लिखना है, फिर आपको साइटेशन वाला ईयर नहीं लिखना, देन इट माइट क्रिएट अ कंफ्यूजन। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर कि ये टेप रिकॉर्डेड वाला जो सवाल है वो आप क्लियर हो गया होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल ये है, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का एक अधिकारी था, इनको स्टेटमेंट दे दी गई है। ए ने रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी को स्टेटमेंट दी। अब जब ट्रायल चल रही है तो इस ए की जो स्टेटमेंट इनको दी थी उसका इस्तेमाल कोर्ट में करने की रिक्वेस्ट डाली गई कि हम इस स्टेटमेंट को कोर्ट में लाना चाहते हैं, आई वांट टू यूज द स्टेटमेंट। तो जो डिफेंस के वकील थे उन्होंने कहा कि दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड। अगेन द कोर्ट आस्क्ड व्हाई, ही सेड बिकॉज 162 का बार है, और भैया ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये पुलिस ऑफिसर को दी गई है, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दी गई है। तो अब कहानी कहां पर आकर अटक गई, कहानी यहां पर आकर अटक गई कि क्या रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का जो अधिकारी था वो पुलिस ऑफिसर है या नहीं है। अगर ये पुलिस ऑफिसर है तो 162 का बार अप्लाई होगा और इसको जो स्टेटमेंट दी गई थी वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और अगर ये पुलिस अधिकारी नहीं है तो भैया 162 का बार नहीं लागू होगा, क्योंकि 162 के बार के लिए 3 रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट, दूसरा मेड टू पुलिस ऑफिसर, और तीसरा कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये मैं बार बार आपको याद कराने के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है।
तो इस मामले में सारा खेल इस पे है कि जो रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का अधिकारी है वो पुलिस ऑफिसर है या नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि भैया ये पुलिस ऑफिसर नहीं माना जाएगा, पुलिस ऑफिसर स्ट्रिक्टली वही माना जाएगा जो पुलिस मैनुअल में पुलिस ऑफिसर डिफाइंड है, या अलग अलग जो स्टैट्यूट्स बने पुलिस को लेके उसमें जो पुलिस ऑफिसर डिफाइंड है। रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स का अधिकारी पुलिस ऑफिसर नहीं माना जाएगा। इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं और ये स्मगलिंग कर रहे थे। स्मगलिंग जब ये कर रहे थे तो इनको कस्टम अधिकारियों ने पकड़ लिया एयरपोर्ट पे ही। तो कस्टम अधिकारियों ने जब इनको पकड़ा तो इसने कस्टम्स ऑफिसर को अपनी एक स्टेटमेंट दी। भाई कुछ भी कहा कि मैं वहां से लाया हूं या मैं नहीं लेके आया, जो भी स्टेटमेंट है, हो सकता है ये मान रहा हो या कुछ और स्टेटमेंट, वट एवर ही सेड टू द कस्टम्स ऑफिसर वी आर ट्रीटिंग इट एज स्टेटमेंट। हम उसके डिटेल में जाते ही नहीं है, अपने एग्जाम्पल के लिए हमारे लिए डिटेल में जाना जरूरी है ही नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी, अब जो ट्रायल चल रही थी मिस्टर ए के अगेंस्ट, तो प्रोसिक्यूशन इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाह रहा है कि हम इस स्टेटमेंट को लेके आना चाह रहे हैं कोर्ट में कि कस्टम ऑफिसर को उसने ये स्टेटमेंट दी थी। अब अगेन डिफेंस ऑब्जेक्टेड, डिफेंस ने कहा कि नहीं साहब 162 का बार है। तो वो उसी पिक्चर पे आ गए हम कि क्या कस्टम ऑफिसर पुलिस ऑफिसर है। अगर कस्टम ऑफिसर पुलिस ऑफिसर है तो 162 का बार है, और अगर कस्टम ऑफिसर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो 162 का बार नहीं है। तो भैया क्या कहानी बनी, 162 का बार नहीं है क्योंकि कस्टम जो ऑफिसर है वो पुलिस ऑफिसर नहीं माना गया। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। वैसे पिंक कलर इज माय फेवरेट, लेकिन ये इसमें अच्छे से दिखता नहीं है, इसलिए मैं इसका बहुत कम यूज करता हूं, मतलब ना के बराबर यूज करता हूं। चलो हाँ भाई, अगली प्रॉब्लम क्या है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं अगली प्रॉब्लम क्या है। एक सेकंड। हाँ जी, तो अगली प्रॉब्लम क्या है। अगली प्रॉब्लम बेसिकली ना मैंने इसी में डिस्कस कर लिया आपसे, जो आर एम मलकानी वाला मैंने आपको बताया। आर एम मलकानी में क्या हुआ था, आर एम मलकानी में ना सिर्फ टेप रिकॉर्डिंग हुई थी फोन पे, ठीक है, और वो टेप रिकॉर्डिंग बाद में उन्होंने पुलिस को दे दी थी। तो उन्होंने माना था क्योंकि टेप रिकॉर्डिंग जब हुई थी तो ए और बी बात कर रहे हैं, तो वो पुलिस को स्टेटमेंट नहीं मानी गई थी। आर एम मलकानी में सिर्फ इतना हुआ था, टेप रिकॉर्डिंग वाली बात पे बात चली थी, ठीक है। दूसरा एक केस था यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, जो मैंने आपको वो फैक्ट डिस्कस किए थे कि ये यहाँ पर ए और बी बैठे और पुलिस यहाँ पर है, ठीक है। तो जो ट्रैप बिछाया गया था उसमें वो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी गई स्टेटमेंट नहीं मानी थी। तो ये दोनों केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, और मतलब मैंने दो प्रॉब्लम्स का मिला के एक प्रॉब्लम बना दिया था कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को भी बिठा दिया था और इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड भी करा दी थी। तो बोथ हैज बीन डिस्कस्ड। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलो, अगली प्रॉब्लम है कि एक सेकेंड यार। चलिए अगला वो समझने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम समझते हैं। एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम के फैक्ट समझिए पहले आप। ये हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम क्या है देखिए। ये मिस्टर ए हैं, ये गए मूवी देखने के लिए। सॉरी पॉज आ गया था अभी बीच में, कुछ था कुछ, मतलब मेरे पिताजी आए थे बीच में, तो आप कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ जी, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये मिस्टर ए हैं, ये सिनेमा देखने के लिए गए हैं, ठीक है। और ये जब सिनेमा थिएटर में बैठे हैं तो जब इंटरवल होता है तो इनके साथ ये मिस्टर ए बैठे हैं और ये मिस्टर बी बैठे हैं। ये इनके सिर हैं, ये कुर्सियां हैं, ठीक है। मिस्टर बी जो है वो पुलिस ऑफिसर हैं
तो इनकी ऐसी बात शुरू हो जाती है मूवी के दौरान। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलते हैं ऐसे ही, मतलब रैंडम कन्वर्सेशन चल रहा है, और भाई साहब आप क्या करते हो? भाई मैं वहाँ पर पुलिस ऑफिसर हूँ, इस तरीके से उस थाने में हूँ। आप क्या करते हो? जी मैं ये करता हूँ। इस तरीके से नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलते हैं दैट ही हैज सीन सी स्टैबिंग डी, और उसके बाद मिस्टर ए वहां से भाग गए। समझ गए? मतलब वो मिस्टर बी को बोल रहे हैं कि मेरे सामने सी ने डी को चक्कू मारा और मैं इतना डर गया, मैं वहां से भाग आया। तो इन्होंने स्टेटमेंट दी कि सी ने स्टैब किया डी को। ठीक है, अब हुआ क्या, जब सी पे प्रोसिक्यूशन चला, मतलब सी पे जब केस चला है, इंक्वायरी ट्रायल चल रही है, तो प्रोसिक्यूशन ए को लाना चाहते हैं इस स्टेटमेंट के लिए कि उसने देखा था कि सी ने डी को स्टैब किया। लेकिन होता क्या है कि जो डिफेंस काउंसिल है वो ऑब्जेक्ट कर देते हैं। उनका ऑब्जेक्शन क्या है? उनका ऑब्जेक्शन ये है कि भैया सेक्शन 162 ये कहता है एनी स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो स्टेटमेंट अलाउ नहीं की जाएगी। तो हम ए को अलाउ नहीं करेंगे। ए की ये जो स्टेटमेंट है कि उसने देखा था सी ने डी को स्टैब किया, ये स्टेटमेंट नहीं अलाउ की जाएगी, क्योंकि ए ने ये स्टेटमेंट बी जो कि पुलिस ऑफिसर है उसको दी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि अब आप कोर्ट हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि आप ये स्टेटमेंट अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 162 का जो रिस्ट्रिक्शन है वो कहती है कि आप स्टेटमेंट अलाउ नहीं कर सकते, राइट। लेकिन 162 के इंग्रेडिएंट्स क्या है? अगेन स्टेटमेंट। ठीक है जी, पहला इंग्रेडिएंट स्टेटमेंट। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर। और तीसरा क्या है? कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन के कोर्स के दौरान दी गई हो। ठीक है, अब आप देखिए क्या ये तीनों इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं? स्टेटमेंट तो है जी, बिल्कुल। जो ये सी ने डी को मारा, ये ए ने बी को बोला, तो स्टेटमेंट तो है। पुलिस ऑफिसर, हाँ बिल्कुल ये पुलिस ऑफिसर है, और जैसे मैंने आपको बताया इसने इसको बता दिया था कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं, उस थाने में हूं। तो ऐसा नहीं है कि ए को पता ही नहीं था कि बी पुलिस ऑफिसर है। अगर ए को नहीं पता होता बी पुलिस ऑफिसर है तो ये इंग्रेडिएंट पूरा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को देनी चाहिए और उसे पता ही नहीं पुलिस ऑफिसर है, तो 162 का बार नहीं लगता। लेकिन यहां पे तो उसे पता था कि वो पुलिस ऑफिसर है। तो इंग्रेडिएंट 1 कंप्लीट, इंग्रेडिएंट 2 कंप्लीट। अब हम आते कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे। तो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर अब सारी कहानी आकर टिक गई। अगर हम ये प्रूव कर दें, अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर दे कि भैया ये जो स्टेटमेंट दी गई है ना, ये कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दी गई है, तो वो स्टेटमेंट, सॉरी नॉट प्रोसिक्यूशन, आई एम सॉरी, डिफेंस ये प्रूव कर दे कि जो ये स्टेटमेंट दी गई है कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दी गई है, तो 162 का बार उस पर लगेगा और वो स्टेटमेंट जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर दे कि जो ये स्टेटमेंट दी है सिनेमा हॉल में बैठकर, ये कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में नहीं दी है, तो फिर ये स्टेटमेंट इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट पूरा नहीं हो रहा। तो अब सारी कहानी कहां पर आ गई? कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे। तो अब हमें समझने की जरूरत है कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। देखिए, अब आपको लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि जब ये कानून बना है सीआरपीसी 1973 में इसको लेके आए, तो यहां पे शब्द उपयोग किए गए कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो लॉजिक ये है कि यहां पे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? भाई आप कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जगह ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी इस्तेमाल कर सकते थे। कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही इस्तेमाल क्यों किया गया और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इस्तेमाल नहीं किया गया? तो इसका पर्पस क्या था, इसका मतलब क्या था, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकाली जाए? इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकाली जाए कि भैया जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और मैंने आपको बताया था कि पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जब तक पेश नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज रहती है। तो क्या इस पूरे समय के दौरान, मान लीजिए जनवरी में पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, 1 जनवरी, ठीक है, और ये सबमिट जो पुलिस रिपोर्ट की गई है, ये 23 फरवरी को पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो कितने दिन हो गए? 31 और 23,
54 डेज। तो क्या 54 डेज के दौरान दी गई हर स्टेटमेंट कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मानी जाएगी? क्योंकि इस एग्जाम्पल में क्या था कि वो मूवी देखने गया हुआ था पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अब मूवी की डेट डिसाइड कर लीजिए, कोई बात नहीं, मान लीजिए छुट्टी वाले दिन गए हैं। हालांकि 26 जनवरी को पुलिस वालों की छुट्टी होती नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि उसकी छुट्टी थी उस दिन। 26 जनवरी को पुलिस ऑफिसर की छुट्टी थी, वो अपनी मूवी देखने गया हुआ था। बच्चे काफी दिन से बोल रहे थे कि आप हमें कुछ घुमाते नहीं हो, बस नौकरी 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 ये सब करते हो, तो आज हमें फिल्म दिखा के लेके आओ। तो वो अपने बच्चों को फिल्म दिखाने के लिए लेके गया था, ठीक है। अब देखिए, इसको मार्क कर लीजिए यहां पे। तो 26 जनवरी को वो मूवी देखने के लिए गए हैं, ठीक है। अब जब 26 जनवरी को मूवी देखने के लिए गए हैं, तो देखा जाए तो 26 जनवरी आ रही है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो अगर ये कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो 162 के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे, और अगर ये कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो 162 के इंग्रेडिएंट पूरे नहीं होंगे, और वो जो बार है 162 का वो नहीं लगेगा। तो हम आते हैं दोबारा से उसी बात पे, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो देखो, ये देखा जाए तो ये पूरे 54 दिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो माना जाएगा। ये जो टोटल 54 डेज हैं ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो हैं, लेकिन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। क्यों नहीं है कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन? क्योंकि कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तब माना जाएगा तब पुलिस ऑफिसर आइदर फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व हो उस समय इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो मिस्टर बी थे, ये वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे सिनेमा में, तो ये कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन माना जाएगा। लेकिन भाई साहब आज उनकी छुट्टी है, वो अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, वो अभी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। हां, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फेज है, फेज इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। लेकिन क्या उस पर्टिकुलर टाइम पर जिस समय वो स्टेटमेंट दी गई है, क्या उस पर्टिकुलर समय क्या वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? आंसर है नहीं, नो, ही वॉज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग। वो क्या कर रहे थे? वो अपने परिवार के साथ मूवी देखने के लिए आए थे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं यूज किया गया, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज किया गया। और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह है कि जिस समय पुलिस अधिकारी को स्टेटमेंट दी गई है उस समय वो इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उस पर्टिकुलर समय। अगर उस पर्टिकुलर समय वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, वैसे ही घूम रहे हैं, वैसे ही मार्केट में है या थिएटर में है, इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में नहीं है, तो सेक्शन 162 की जो एक कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो भैया पूरी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब 162 का बार यहां पर नहीं लगेगा, और क्योंकि 162 का बार नहीं लगेगा तो ये जो स्टेटमेंट है इसका इस्तेमाल इंक्वायरी में किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगला सवाल यह बनता है कि क्या एफआईआर सेक्शन 162 के बार के इंक्लूड में होती है? मतलब विल एफआईआर बी हिट बाय सेक्शन 162? चलिए देखते हैं। हम बार बार क्या कह रहे हैं? हम ये बार बार कह रहे हैं स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बोला, ये आपका फाइनल रिपोर्ट सबमिशन टाइम है और यहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और वो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में होनी चाहिए। तो अब याद कीजिए, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन से पहले होती थी या बाद में होती थी? सिंपल सा लॉजिक है, अगर एफआईआर इन्वेस्टिगेशन से पहले है तो इसका मतलब 162 का बार उस पर नहीं लगेगा। और इसका क्या मतलब है? एफआईआर का इस्तेमाल ट्रायल में हो सकता है, क्योंकि अगर बार लगता तो एफआईआर का इस्तेमाल ट्रायल में नहीं होता। यही तो 162 रोकता है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ आपको इतना बोल रहे हैं कि भाई आप सिर्फ इतना चेक कर लो कि जो एफआईआर है वो इन्वेस्टिगेशन से पहले रजिस्टर हुई है या इन्वेस्टिगेशन के बाद रजिस्टर हुई है। क्योंकि कई बार ऐसे, हमने एफआईआर में पढ़ा था, कई बार ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। एक्सेप्शंस, नॉट जनरली। जनरली क्या होगा, पहले एफआईआर होगी और फिर इन्वेस्टिगेशन चालू होगी। तो ऐसी स्थिति में जब पहले एफआईआर हो रही है, इन्वेस्टिगेशन बाद में है, तो इसका मतलब 162 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो तो कह रहा है कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए। लेकिन अगर पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और फिर आप एफआईआर कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, स्टेटमेंट हो गई, पुलिस ऑफिसर को दी गई स्टेटमेंट हो गई,
और इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गई। तो आपकी सारी तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना, तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो 162 पिक्चर में आ गया, 162 पिक्चर में आ गया तो बार लग गया, उस एफआईआर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं कि अगली बात क्या कह रहा है ये। आप मुझे ये बात बताइए कि इसमें 162 में वर्ड यूज किया गया है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यहीं पर अगर हम वर्ड यूज कर देते कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन तो उससे क्या फर्क पड़ता था भाई? कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज किया गया है ना, वो यही तो बोल रहा है कि जी अगर स्टेटमेंट है पीओ को है कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है तो अकॉर्डिंग टू 162 उसको साइन नहीं किया जा सकता है रिड्यूस इन राइटिंग, और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी भी इंक्वायरी में, ट्रायल में, किसी भी पर्पज के लिए, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर मैं कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जगह लिख देता कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब मैं नहीं, लेजिस्लेचर लिख देते कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो उससे क्या फर्क पड़ता? देखिए कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन क्या होता है? एग्जामिनेशन होता है सेक्शन 161 जब पुलिस विटनेस को एग्जामिन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें मैंने ज्यादातर एडवोकेट्स को और जुडिशियल एस्पिरेंट्स को देखा है कंफ्यूजन में, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो 161 पीओ को पावर देता है कि वो विटनेस को एग्जामिन कर सकता है। अगर यहां पर हम यूज करते सिर्फ कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो हमारी जो 162 की बार है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती उन स्टेटमेंट्स पर जो कि 161 में ली गई है, मतलब जो पुलिस ने पूछताछ एग्जामिन करके ली गई है, ठीक है। अब एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ये पुलिस ऑफिसर को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में ये बताते हैं कि सी ने डी को मारा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां पर सिर्फ कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन करते तो इस पर यह बार अप्लाई नहीं होता। बार अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन करते, सिर्फ कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन लिखते कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जगह, तो ये इस पर बार अप्लाई नहीं होता। बार अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि एग्जामिनेशन ये कहता है 161 में कि जब पुलिस एग्जामिन करे, अगर एक खुद पुलिस को बता रहा है तो वो एग्जामिनेशन नहीं है, वो 161 का बयान नहीं है। अगर वो खुद उसको लेटर लिख रहा है तो 161 का बयान नहीं है, 161 का बयान है जब पुलिस उससे एग्जामिन करे, पुलिस उससे पूछताछ करे तो 161 का बयान है। तो ये क्या हो गया, अगर हम यहां पर एग्जामिनेशन यूज करते तो ये जो सिचुएशन थी ये 162 से बाहर हो जाती और क्यों फिर उस पर उसका बार नहीं लगता। बार नहीं लगता तो ये स्टेटमेंट यूज हो सकती थी ट्रायल में। अब उससे नुकसान क्या होता? नुकसान ये होता कि पुलिस जितनी भी स्टेटमेंट होती जो उसको मिली है ये कह देती साहब ये एग्जामिनेशन में नहीं मिली, 161 की स्टेटमेंट नहीं है, ये तो मैं खुद ही दी थी मिस्टर ए ने या किसी और विटनेस ने, ताकि वो उसका इस्तेमाल हो सके। तो दिक्कतें बढ़ जाती। इसलिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन करते तो उसका बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन होता। लिमिटेड एप्लीकेशन कैसे होता? सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई होता? 161 के बयान पर। लेकिन क्योंकि कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज है तो उसका बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है। ब्रॉड एप्लीकेशन मतलब हर वो स्टेटमेंट जो पीओ को दी है कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में वो 162 के बार में आ जाती है। इसमें चाहे वो 161 की स्टेटमेंट हो या वो विटनेस ने खुद पुलिस को दी हो या पुलिस को कैसे भी मिली हो, सारी स्टेटमेंट्स जो भी पुलिस को मिल रही हैं कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो 162 के बार में आ जाती हैं। तो इसका ब्रॉड एप्लीकेशन हो गया। कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखने से ब्रॉड एप्लीकेशन होगा। अगर वहीं पर हम लिखते कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन तो वो किस पर अप्लाई होता? वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता
सेक्शन 161 की स्टेटमेंट पर, और उससे उसका जो एप्लीकेशन है वो काफी लिमिटेड हो जाता। दिस इज द रीजन 162 में क्या लिखा गया, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। ये नहीं लिखा गया, ये लिखा गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब आप एक बात बताइए, हम ये कह रहे हैं इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, देखिए दोबारा देखते हैं, स्टेटमेंट मेड टू पीओ इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, जो एक्सपर्ट रिपोर्ट होती हैं, भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट है, या बैलिस्टिक की रिपोर्ट है, या कोई भी एक्सपर्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन आप जब लेते हैं, तो एक्सपर्ट रिपोर्ट किसको दी जाती है, पुलिस को दी जाती है, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो विल इट नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन? भाई अगर एक स्टेटमेंट एक्सपर्ट देता है, पुलिस को देता है, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में देता है, तो क्या सेक्शन 162 के इंग्रेडिएंट पूरे नहीं हो रहे हैं? भाई तीनों इंग्रेडिएंट पूरे होने, स्टेटमेंट भी है, वो जब भाई किसी व्यक्ति ने पोस्टमार्टम किया, उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को दी, अब रिपोर्ट है तो क्या वो स्टेटमेंट, एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहा है जी मुझे ये कारण लगते हैं मौत के, उसने बता दिया, रिपोर्ट बना दी, तो ये स्टेटमेंट हो गई। किसको दे रहा है? पुलिस को दे रहा है। कब दे रहा है? कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट अगर पूरे हो रहे हैं तो सेक्शन 162 अप्लाई हो गया। सेक्शन 162 अप्लाई हो गया तो सेक्शन 162 की बार आ गई, रोक जो है, और वो बार क्या कहती है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दी थी फॉरेंसिक वाले ने, इस स्टेटमेंट का उपयोग किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल में नहीं हो सकता। भाई यही तो मतलब हुआ ना, अगर हम अपने फंडे अप्लाई करें तो। मैं दोबारा से बताता हूं, एक्सपर्ट ने अपनी स्टेटमेंट दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मान लीजिए स्टेटमेंट है, वो पुलिस ऑफिसर को दी, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दी, तो भैया 162 के सारे इंग्रेडिएंट पूरे, इंग्रेडिएंट पूरे तो बार लगेगा, और बार क्या है कि उस स्टेटमेंट का उपयोग किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल में नहीं हो सकता। स्टेटमेंट कौन सी थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब देखा जाए, अगर हम 162 यहां पर अप्लाई कर दें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इस्तेमाल इंक्वायरी या ट्रायल में नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई फॉरेंसिक एविडेंस है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं हो सकता अगर ये फंडा अप्लाई करें तो। बैलिस्टिक बंदूक से संबंधित कुछ रिपोर्ट मांगी है, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम का समाधान सीआरपीसी में ही है। क्या है? सेक्शन 293। सेक्शन 293 आता है, और सेक्शन 293 क्या करता है? पहली बात तो देखिए सेक्शन 293 किस चीज से डील करता है। सेक्शन 293 डील करता है रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। आप एक काम कीजिए, पहले अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आप एक बार सेक्शन 293 पढ़ के आइए। हालांकि मैं यहां पर भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार रीडिंग उसकी खुद लें, उसके बाद यू कम टू द वीडियो, प्ले इट अगेन, लेकिन एक बार पॉज करके आप सेक्शन 293 देखें। हाँ जी, तो सेक्शन 293 आपने देख लिया। तो सेक्शन 293 क्या कहता है? सेक्शन 293 ये कहता है कि जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट होंगी, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की सरकारी, वो डायरेक्टली एडमिसिबल हो जाएंगी कोर्ट में। बेयर विद माय पुअर हैंडराइटिंग, थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश में गंदी आ रही है, वैसे भी मेरी गंदी है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि जल्दी लिखने के लिए आ रही है, लेकिन वैसे इतनी गंदी नहीं है, ये जल्दी लिखने के चक्कर में थोड़ी सी अभी ज्यादा गंदी आ रही है, बट आई होप यू विल बेयर विद इट, और इसलिए आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू मेक इट ब्यूटिफुल। ओके, विच कलर? दिस वन विल बी गुड, और मे बी दिस वन। ठीक है, तो देखिए क्या कहानी हुई, पर ये तो यार लाइट है। वेरी फ्यू ऑप्शंस ऑफ कलर्स अवेलेबल। चलिए देखते हैं हम क्या कहानी हुई। कहानी ये हुई, 162 तो बार कर रहा है कि भाई आप उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो एक्सपर्ट की स्टेटमेंट है, पुलिस रिपोर्ट, सॉरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब। फिर आता है सेक्शन 293 पिक्चर में,
और सेक्शन 293 ये कह देता है भैया जो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन जो रिपोर्ट है ना वो डायरेक्टली एडमिसिबल है, वो कोर्ट में डायरेक्टली एडमिसिबल होगी। तो इससे क्या फर्क पड़ा? ये डिक्लेरेशन करने से 293 की डिक्लेरेशन से क्या हुआ, हम एक्सपर्ट रिपोर्ट को सेक्शन 162 के प्रीव्यू से बाहर ले आए, आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 162। भैया आप एक चीज सोचिए ना, सीआरपीसी के दो प्रोविजन हैं 162 और 293। ये कुछ बात बोल रहा है, ये कुछ बात बोल रहा है। तो ये तो हो गया जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन क्या कि भैया कोई स्टेटमेंट अगर पुलिस को देते हो, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में देते हो तो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। और ये क्या है स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन क्या कह रहा है कि भैया जो एक्सपर्ट, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टली एडमिसिबल मानी जाएगी कोर्ट में। तो भैया जब भी जनरल प्रोविजन और एक स्पेशल प्रोविजन का टकराव होगा तो हमेशा स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल करेगा। भाई अगर ये 162 से बाहर नहीं लाना चाहते थे इन रिपोर्ट्स के कोई उसके प्रीव्यू से, तो 293 क्यों बनाते? अब 293 बनाया है तो कुछ पर्पस से बनाया है ना। तो 293 के कारण, बिकॉज ऑफ सेक्शन 293, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट रिपोर्ट्स विल कम आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ 162। अदरवाइज 162 के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे कर रहा था वो। भाई स्टेटमेंट भी थी, पुलिस ऑफिसर को भी थी, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी थी। ये सारे इंग्रेडिएंट मान ले तो बाहर लगना चाहिए था, वो स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी। पर क्योंकि 293 पिक्चर में आ गया और 293 ने कहा 162 भाई तू चुप हो जा, मेरी चलेगी, क्योंकि मैं स्पेशल प्रोविजन हूं। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई डायरेक्टली एडमिसिबल है वो कोर्ट में एज एन एविडेंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आते हैं अगले मुद्दे पे। मैंने आपको कहा कि सेक्शन 162 ये कहता है, 162 का 1 ये कहता है कि भैया अगर कोई स्टेटमेंट पीओ को दी है, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दी है, एंड इफ दैट स्टेटमेंट इज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, तो इस स्टेटमेंट पे जिसकी ये स्टेटमेंट है ई शैल नॉट साइन, मतलब इसके साइन नहीं लिए जाने चाहिए। पुलिस को ध्यान रखना है कि भैया वो साइन नहीं करेगी, दैट स्टेटमेंट शैल नॉट बी साइंड। ठीक है, अब होता क्या है कि सेक्शन 162(1) क्लियरली कह रहा है कि भैया साइन नहीं होंगे, लेकिन कुछ नालायक, आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, मुझे नालायक नहीं कहना चाहिए था पुलिस ऑफिसर को खासकर, मतलब कुछ पुलिस अधिकारी होते होंगे जो सेक्शन 162 को भी ना मानते हुए या उसकी इग्नोरेंस में उस पर साइन ले लेते हैं। देखिए ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने पुलिस को एक स्टेटमेंट दी, मान लीजिए 161 में ही स्टेटमेंट दी, 161 की पुलिस एग्जामिनेशन कर रही है और मिस्टर ए ने बताया ऐसे ऐसे हुआ है जी, मैंने ये देखा है। तो मिस्टर ए की जो स्टेटमेंट थी पुलिस ने राइटिंग में कन्वर्ट कर ली, कन्वर्टेड इनटू राइटिंग। अब हुआ क्या कि पुलिस ने साइन भी करा लिए मिस्टर ए के, जबकि 162 क्लियरली मना कर रहा है भाई साइन नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी करा लिए। अब इस साइन कराने का क्या फर्क पड़ेगा, ट्रायल पे फर्क पड़ेगा या इसके एविडेंस पे फर्क पड़ेगा? मिस्टर ए जब कोर्ट में जाएंगे, क्या कोर्ट ये कह देगा नहीं नहीं भाई इसके एविडेंस को नहीं मानते, इसने तो साइन कर रखा है, या इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए कहानी ये है कि बिल्कुल मना किया कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद भी कर दिया, तो सबसे पहली बात, इट विल नॉट वीटिएट द ट्रायल, वीटिएट द प्रोसीडिंग, मतलब प्रोसीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। और ना ही ये ए के एविडेंस को, ए की जो गवाही होनी है उसको इनएडमिसिबल करेंगे कि नहीं भैया अब ए की गवाही नहीं हो सकती क्योंकि इसने तो साइन कर दिए। नहीं, उसकी गवाही फिर भी कोर्ट करेगा, लेकिन होगा क्या? देखिए ये दोनों चीजें तो नहीं होंगी, ना तो वीटिएट दी प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ए की गवाही को ये कहा जाएगा कि नहीं नहीं साहब इसकी गवाही मत अलाउ करो कोर्ट में क्योंकि इसने तो बेचारे ने साइन कर दिए, नहीं इसकी गवाही, ही विल बी अलाउड, वो बिल्कुल अलाउ होगा अपने एविडेंस देने के लिए, कोर्ट में उसको अलाउ किया जाएगा, भाई आप विटनेस बॉक्स में और बता तेरे को क्या कहना है, तूने क्या देखा, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, होगा क्या इसमें? इसमें यह होगा कि कोर्ट जो है वो कॉशियस हो जाएगा, कोर्ट कॉशियस हो जाएगा कि भैया जब इस व्यक्ति की, मिस्टर ए की गवाही चले तो वो बहुत कॉशियस होकर इसकी गवाही कराएगा क्योंकि मिस्टर ए ने पहले साइन कर रखी है। कोर्ट ये देखेगा कि वो किसी डर में तो नहीं है, किसी जोर जबरदस्ती में तो एविडेंस नहीं दे रहा है,
क्योंकि उसके मन में, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मिस्टर ए के मन में यह हो सकता है कि मैंने पहले साइन कर दिए तो मुझे वही स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, चाहे वो स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है। तो कोर्ट को बहुत कॉशियस यहां पर होना पड़ेगा और जरूरी है कि कोर्ट इस विटनेस के इन डेप्थ स्क्रूटनी करे। मार्क द वर्ड, इन डेप्थ स्क्रूटनी। इन डेप्थ स्क्रूटनी करके ही इसके एविडेंस को वेटेज दी जाएगी। ठीक है, साथ में क्या किया जाएगा, साथ में एक्सप्लेनेशन सीख की जाएगी पुलिस ऑफिसर से कि भाई क्यों साइन कराए तुमने, किस बात के लिए साइन किए, उससे भी कोर्ट को एग्जैक्ट आइडिया होगा, उसमें भी कोर्ट क्वेश्चन बरतेगा और इन डेप्थ स्क्रूटनी करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट एविडेंस को, जो विटनेस है, सॉरी विटनेस को, जो मिस्टर ए हैं, उनको क्लियरली ये क्वेश्चन देगा, भैया ही इज नॉट, क्वेश्चन देगा that you are not bound to repeat the same answer which you gave in the statement that you have signed. आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप सेम स्टेटमेंट रिपीट करें, आप वो बोलें जो आपको ठीक लगता है, आपको सच लगता है। अगर आप पहली स्टेटमेंट से भी बदलना चाहते हैं जो आपने साइन किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो एप्रीहेंशन है विटनेस के, वो कोर्ट को हटाने पड़ेंगे, हटाने चाहिए। कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि कम से कम विटनेस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव इस बात को लेकर नहीं था कि उसने पहले साइन किए हुए हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। ये सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि प्रोसीडिंग को विटिएट नहीं करेगा अगर साइन कर दिए, ए के एविडेंस को भी इनएडमिसिबल नहीं करेगा, उसके एविडेंस अभी भी अलाउड होंगे, लेकिन कोर्ट थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा और वो इन डेप्थ स्क्रूटनी करेगा उस विटनेस को लेके, उस एविडेंस को लेके। साथ में कोर्ट एक्सप्लेनेशन सीख करेगा पुलिस से, वहां उस एक्सप्लेनेशन से भी कोर्ट को अच्छा खासा आइडिया लग सकता है कि ये बयान जोर जबरदस्ती से लिखवाया गया है या ये सिग्नेचर गलती से हुए हैं, तो वहां पर भी एक्सप्लेनेशन आपका ये रोल प्ले करेगी। अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी है तो दैट विल रियली हेल्प द कोर्ट इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन कि यस द प्रीवियस statement might not be under any fear or of anything of that sort. ठीक है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोर्ट जो है वो क्वेश्चन करेगा किसको, विटनेस को, कि भैया यू आर नॉट बाउंड टू रिपीट द सेम स्टेटमेंट दैट यू गेव इन द स्टेटमेंट टू द पुलिस व्हिच यू हैव साइंड। आप अपनी स्टेटमेंट बदल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो स्टेटमेंट दीजिए। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या सेक्शन 162, देखिए सेक्शन 162 बार कर रहा है कि वो स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दी है कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में उसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वहीं पर सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट भी तो है भैया, इंडियन एविडेंस एक्ट। 165 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? 165 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन। वो क्लियरली ये कहता है कि भैया जज जो हैं वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे रिलेवेंट हो चाहे इररिलेवेंट हो। अब मान लीजिए जो कोर्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट या कोरोबोरेट करना चाह रही है, कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रही है, तो क्या कोर्ट के ऊपर भी बार होगा? ये तो मान सकते हैं कि भैया पार्टीज उन स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन क्या कोर्ट के ऊपर भी बार होगा? तो भैया यहां पर आता सेक्शन 165 बीच में, और सेक्शन 165 बीच में आने से क्लियरली ये कह देते हैं कि जो कोर्ट की स्पेशल पावर्स हैं, जो कोर्ट की स्पेशल पावर्स हैं जो कि सेक्शन 165 में दी गई हैं, वो किसी भी तरीके से कर्टेल नहीं की जाएंगी सेक्शन 162 सीआरपीसी द्वारा, और इसलिए 165 के अनुसार कोर्ट कुछ भी सवाल पूछ सकता है, कोर्ट उस प्रीवियस स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकता है जो सेक्शन 162 में बार है। ठीक है, एक क्लियर सिंपल सी बात है। देखिए पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दी, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दी, अब भैया इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन साथ में 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी और वाइड पावर्स दी हैं, स्पेशल पावर्स दी हैं कि भाई आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। सच्चाई तक पहुंचने के लिए, टू फाइंड द ट्रूथ, टू रीच द एंड्स ऑफ जस्टिस, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीबडी एट एनी टाइम वेदर रिलेवेंट और इररिलेवेंट। ये हम एविडेंस में पढ़ चुके हैं।
अब जो 165 की पावर है, इसका मतलब भाई 162, अब तू चुप हो जा। ठीक है, तू डिफेंस को मना कर दे, तू प्रोसिक्यूशन को मना कर दे वो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन भैया कोर्ट को मना नहीं करोगे, क्योंकि कोर्ट 165 को में उसके पास पावर है, तो 165 की पावर 162 पर अप्लाई होगी, और 162 के जो बार है वो कोर्ट पर अप्लाई नहीं होगा। और कोर्ट अगर पुरानी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाहता है सवाल पूछने के लिए तो वो कर सकता है, उसके ऊपर कोई बार नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं एक प्रॉब्लम पे। वी आर ऑलमोस्ट ऑन दी वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बस अब 2 प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा लंबा बन गया। आई वाज थिंकिंग टू मेक इट शॉर्ट बट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस वर देयर, सो लेट्स कम टू द प्रॉब्लम्स। चलिए जी, लेट्स चेंज द कलर। भाई गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंखा एसी सब बंद है, कमरे में बैठा हूँ, पूरा पसीने में तर हो रहा हूँ। और रीज़न उसका ये है कि अगर पंखा या एसी चलाऊंगा तो ये साउंड ख़राब आएगा, तो जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ तो पंखा एसी सब बंद करना होता है, तो सर्दियों में तो काम चल जाए, इन गर्मियों में तो दिक्कत हो रखी है क्रेडी। चलो एनीवेज, लेट्स कम टू द प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम देखिए आप, होता क्या है पहले आप इसके फैक्ट समझिए, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। फैक्ट्स क्या हैं? हुआ क्या कि केस चल रहा है ए के ऊपर कि ए ने बी का मर्डर किया है। ये मिस्टर एक्स हैं जो कि पुलिस को स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए 161 के बयान है यार, पुलिस ने एग्जामिन किया है, सिंपल, ठीक है। और स्टेटमेंट में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी 2021 को शाम के 6 बजे द्वारका सेक्टर 6 की मार्केट में मैंने देखा कि ए ने बी को गोली मारी। ठीक है, तो देखिए 162 के सारे इंग्रेडिएंट पूरे कर रहा है, स्टेटमेंट है, पुलिस को है और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 162 का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, मतलब इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किस चीज में कर सकते हैं? सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अब क्या होता है, एक दूसरी ट्रायल चल रही है, ये चल रही है मिस्टर एच के ऊपर, और उनके ऊपर चोरी का इल्जाम है। यहां पर प्रोसिक्यूशन विटनेस आते हैं जो मिस्टर एक्स थे, और वो स्टेटमेंट देते हैं पुलिस को कि जनाब, और ये चोरी किस समय हुई है? चोरी हुई है 20 तारीख को, 20/1/2021 शाम के 6 बजे। और कहां पर हुई है? ये हुई है पश्चिम विहार। ठीक है, मिस्टर एक्स आते हैं, पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब, जब ये एच चोरी कर रहे थे ना, तो मैं अपनी छत पे खड़ा था, सॉरी मैं अपनी छत पे नहीं खड़ा था, मैंने इनको चोरी करते हुए देखा। छत वत छोड़िए आप, ठीक है, मैंने इनको चोरी करते हुए देखा है। आई हैव विटनेस्ड इट फ्रॉम माय ओन आइज दैट ही वाज डूइंग द थेफ्ट। ठीक है, अब देखिए वो स्टेटमेंट 2 दे रहे हैं। पहले केस में वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? वो पहले केस में स्टेटमेंट दे रहे हैं उसी तारीख को, उसी समय द्वारका में उन्होंने देखा ए ने बी को शूट किया है, और उसी तारीख को उसी समय पश्चिम विहार में वो क्लेम कर रहे हैं उन्होंने देखा कि एच ने चोरी की है। अब देखिए, जब ये ट्रायल चल रही है, इस ऑफेंस में ट्रायल चल रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, एक्स आ गए एज अ विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस। एक्स ने गवाही दी, जी मैंने तो देखा है 20 तारीख को 6 बजे पश्चिम विहार में ये एच उस घर से चोरी कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, इसने गवाही दे दी, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस है। अब जो अक्यूज्ड है उसका वकील कहता है कि जनाब, मैं इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू यूज द स्टेटमेंट। विच स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट। ठीक है, कि उसने उस केस में यह कहा है कि 6 बजे उसने अपनी आंखों से मर्डर होते देखा। और क्या करने के लिए देना चाहता है? यह प्रूव करना चाहता है 155 सेक्शन 155 इंडियन एविडेंस एक्ट में
टू इम्पीच हिज क्रेडिबिलिटी, कि जनाब ये झूठ बोल रहा है, ये इस तरीके से झूठी गवाही देता है, ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट का यूज करना चाहता है, तो क्या ये कर सकता है? द आंसर इज यस। क्यों कर सकता है? लेट्स गो टू द बेयर एक्ट। देखिए यहां पे हमने क्या पढ़ा था? एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल, at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation। सिर्फ उस इंक्वायरी और ट्रायल में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता अगर उसी ऑफेंस की ट्रायल चल रही है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की गई थी। अब दोबारा से वहीं पर आइए, देखिए यहां पर इन्वेस्टिगेशन कौन से ऑफेंस की थी? इन्वेस्टिगेशन थी यहां पर मर्डर के ऑफेंस की, तो ठीक है, मर्डर की ट्रायल में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता इस स्टेटमेंट का। लेकिन अगर ट्रायल चल रही है किसी दूसरे ऑफेंस की, भाई स्टेटमेंट दी गई मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में और ट्रायल चल रही है किसी दूसरे ऑफेंस की, तो यहां पर यह वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल की जा सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम में क्या होता है, एक पार्टीशन का सूट डला है, सिविल सूट, ठीक है, उसमें मिस्टर जो ए हैं वो पार्टीशन का सूट डालते हैं कि साहब ये हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और इसका पार्टीशन नहीं हुआ है और कृपया इसका पार्टीशन करवाइए। जो इसके भाई हैं, जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट हैं, जिनसे इनका जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का इशू है, वो कहते हैं साहब ये झूठ बोल रहा है, पार्टीशन हो चुका है, ठीक है। ई सेइंग, उन्होंने अपनी रिटन स्टेटमेंट में ये कहा है कि पार्टीशन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि ए ने कुछ दिन पहले, ये सूट डालने से कुछ दिन पहले, पुलिस ऑफिसर को पुलिस में शिकायत कंप्लेंट दी। और क्या कंप्लेंट दी कि जनाब ए और बी हम दोनों भाई हैं, ये हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और इसका पार्टीशन हो चुका है और इस पार्टीशन में मुझे ये आधा घर मिला है, ये वाला हिस्सा मेरा है और ये वाला मेरे भाई बी का है, ठीक है। लेकिन बी मुझे परेशान करता है फॉर द पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ दिस पोसेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर वो पुलिस को कंप्लेंट में क्या कह रहा है? पुलिस में कंप्लेंट में कह रहा है कि पार्टीशन हो चुका है, और यहां पर क्या कह रहा है अपने प्लेंट में कि भैया पार्टीशन नहीं हुआ है, पार्टीशन कर दीजिए। अब मिस्टर बी जो हैं वो इस पुलिस वाली स्टेटमेंट को कोर्ट में लाना चाहते हैं, तो क्या ये ला सकते हैं? अगेन पुलिस स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो सारी चीजें हैं। लेकिन हमने अभी क्या कहा था कि सिर्फ उस इंक्वायरी और ट्रायल में उसका इस्तेमाल नहीं होगा जो इंक्वायरी और ट्रायल उसी ऑफेंस से संबंधित है जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन यहां पे तो सिविल केस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस ऑफेंस से संबंधित नहीं है, इसलिए इस मामले में जो पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट था उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विद दिस वी एंड दिस एपिसोड। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अभी सेक्शन 162 रहता है, तो अगले एपिसोड में भी हम सेक्शन 162 ही करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।